चुनाव कहां से कौन लड़ेगा? आप आवेदक हैं क्या किसी क्षेत्र से कि इनको देखकर आपको भय हो रहा है? अगर आवेदक हैं आप तो हम आपके सवाल का जवाब दें। चुनाव में कितने सीटों पर? अच्छा, दावा जहां करना होगा वहां करेंगे ना। अब कर दिए होंगे, आगे करेंगे, कब करेंगे? तो जो भी करेंगे या कर दिए वहां ना, यहाँ करने से क्या फायदा? कौन है उसका सर्टिफिकेट देने के ठेकेदार नहीं है ये लोग। हम फिर कहेंगे कि यह जो काम है वक्फ बोर्ड का, संपत्ति का प्रबंधन, यह धार्मिक काम नहीं है। मंदिर के मस्जिद के प्रबंधन में कोई कानून सरकार ने नहीं बना दिया कि अब कोई नई व्यवस्था आ गई। सरकार ने जो कानून बनाया भ्रष्टाचार रोकने के लिए, सरकार ने जो कानून बनाया उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, सरकार ने कानून बनाया कुछ लोग निजी हित में गरीब लोगों के द्वारा दिए गए दान का उपयोग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए। इसलिए जो पुरानी मांग हम हमेशा से एक करते रहे हैं, सम्राट अशोक का जब साम्राज्य चलता था, वो अखंड भारत, जब से इतिहास ज्ञात है तब से भारत की सीमा उतनी दूरी तक कभी नहीं रही जितनी दूरी तक मौर्य साम्राज्य के समय था। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा इत्यादि आज का जो देश है, पटना की धरती से, पाटलिपुत्र की धरती से मौर्य साम्राज्य के समय, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहीं से उसका शासन चलता था। तो इतना बड़ा अखंड भारत का शासन जहां से चलता था, उस वक्त इस जगह का, पटना का नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था। तो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाए और एक पहचान के रूप में रहे, ताकि दुनिया भर के लोग, हमेशा उनके मस्तिष्क में यह बात आती रहे कि स्वर्ण काल जो हिंदुस्तान का अब तक के शासन में सबसे अच्छा शासन रहा है वह मौर्य के काल में रहा है। और उस वक्त जो जहां से राजधानी थी, शासन चलता था, वह पाटलिपुत्र था। तो पटना का नाम पाटलिपुत्र किया जाए, यह हमारी पुरानी मांग रही है। और क्योंकि संयोग है सम्राट अशोक की जयंती का दिन है, इसलिए इस मांग को हम फिर दोहराते हैं कि पटना का नाम पाटलिपुत्र किया जाए। इसमें राज्य की सरकार की भूमिका हो, भारत सरकार की भूमिका हो, जहां भी आवश्यकता है या होगी, हम खुद भी अपने हिसाब से, हमारी पार्टी तो उसके लिए हर तरह से प्रयास कर रही है, आगे भी हम करते रहेंगे। तो मुख्य रूप से यही विषय जिसमें आज आलोक जी का ज्वाइनिंग, हम लोग चुनाव जो हुआ लोकसभा का, तो उस समय से रात दिन हमारी पार्टी के साथ, हमारे साथ लगे रहे हैं। एक औपचारिकता शेष थी कि इन्होंने सदस्यता नहीं ली थी, तो उस औपचारिकता को आज पूरा किया गया। तो इसके लिए फिर से इनका हम धन्यवाद करते हैं। और इनके साथ और जो लोग भी, कई लोग इनके साथ, जिनका कुछ प्रमुख लोगों का नाम यहाँ से आपको बताया गया, तो सूची आप प्रेस के लोगों को दे दीजिएगा, ले लीजिएगा आप लोग सूची। तो सब लोगों का फिर से एक बार दल में स्वागत है। अब आपका कोई सवाल हो तो हम। जैसा उपेंद्र जी, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो बिहार में मौजूदा जो वक्फ कानून पास हुआ है उसको कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। देखिए, एक तो विपक्ष के लोग खामखा मुसलमान भाइयों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से लोग प्रचारित कर रहे हैं उस तरह की बात है नहीं। धर्म से संबंधित जो काम है या मस्जिद से संबंधित जो काम है, जहां धर्म स्थल है मुसलमान भाइयों का, पूजा स्थल है, इबादत का स्थल है, तो धर्म से संबंधित जो प्रबंधन या काम है, मस्जिदों का प्रबंधन, इस प्रबंधन से संबंधित वक्फ बोर्ड नहीं है। भारत की सरकार ने जो कुछ भी अभी कानून बनाया है, उस कानून के हिसाब से मुसलमान भाइयों के
धार्मिक कार्यों का जो प्रबंधन है उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं। जो संपत्ति है उस संपत्ति का प्रबंधन कैसे हो इसके लिए वक्फ बोर्ड है या वक्फ परिषद है। धार्मिक कार्य संपत्ति का प्रबंधन नहीं होता है। तो एक दूसरा कि जो कांग्रेस या विपक्ष के लोग कह रहे हैं सच्चर कमीशन, किसने बनाया था सच्चर कमीशन? सच्चर कमीशन कोई एनडीए के लोगों ने नहीं बनाया था। तब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार थी और उसी ने सच्चर कमीशन बनाया था, जिस कमीशन को यह दायित्व दिया गया था कि कमीशन मुसलमान भाइयों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति की समीक्षा करे और एक रिपोर्ट दे। सच्चर कमीशन ने क्या कहा? 2006 में रिपोर्ट आई, तब एनडीए की सरकार नहीं थी। न तो सच्चर कमीशन के गठन के समय एनडीए की सरकार थी और न जब रिपोर्ट आई तब एनडीए की सरकार थी, इन्हीं लोगों की सरकार थी। सच्चर कमीशन ने क्या कहा? सच्चर कमीशन ने बताया कि आजादी के बाद 1947 में देश आजाद हुआ, तब से लेकर 2006 में रिपोर्ट आ रही थी। इतने दिनों के बाद सबसे बदतर स्थिति आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से मुसलमान भाइयों का सच्चर कमीशन ने कहा इतनी बदतर स्थिति। इस बदतर स्थिति के लिए कौन लोग जिम्मेवार थे? सरकार उनके हाथ में, केंद्र से लेकर राज्यों में, अधिकांश राज्यों में। तो जिम्मेवारी कौन लोग थे? सच्चर कमीशन ने तो आंख खोलकर रख दिया। और उसी सच्चर कमीशन ने कहा यह जो संपत्ति के प्रबंधन के लिए वक्फ बोर्ड है, वक्फ परिषद है, इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है। उसने कहा कि भ्रष्टाचार इसमें है। उसने कहा कि कुछ लोग जो दान देते हैं धार्मिक कार्यों के लिए, वहां दान दिया जाता है, वहां अनाथालय खोलने के लिए दान दिया जाता है, बच्चों के लिए स्कूल खोले इसके लिए दान दिया जाता है, अस्पताल खोले इसके लिए दान दिया जाता है। जो मुसलमान भाई जिसमें बड़ी आबादी है गरीब लोगों की, उनके कल्याण के काम में यह दान दिया हुआ धन काम आए। लेकिन जो लोगों ने दान दिया था वह दान गरीब लोगों के हित में कम उपयोग उसका हो रहा है, उसका उपयोग लोग निजी हित में कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर कई लोगों ने अतिक्रमण खुद ही कर रखा है। तो अतिक्रमण कर लिया, भ्रष्टाचार है, उसमें काम करने में बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है, यह सच्चर कमीशन ने कहा था। तो क्या सरकार आंख बंद करके इस चीजों को देखते रहे? यही सरकार की भूमिका है, जिसकी भी सरकार रहे। सरकार आंख बंद करके देखते रहती कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो होने दीजिए। गरीब लोग, जो मुसलमान भाई दान जिन्होंने किया है, उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा या उनकी जमीन गरीबों के हित में उपयोग नहीं, कुछ बड़े लोग बैठ करके, भले उसी समाज के, उसी धर्म के मानने वाले लोग हैं, लेकिन वैसे लोग कौन है उसका सर्टिफिकेट देने के ठेकेदार नहीं है ये लोग। हम फिर कहेंगे यह जो काम है वक्फ बोर्ड का, संपत्ति का प्रबंधन, यह धार्मिक काम नहीं है। मंदिर के, मस्जिद के प्रबंधन में कोई कानून सरकार ने नहीं बना दिया कि अब कोई नई व्यवस्था आ गई। सरकार ने जो कानून बनाया भ्रष्टाचार रोकने के लिए, सरकार ने जो कानून बनाया उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, सरकार ने कानून बनाया कुछ लोग निजी हित में गरीब लोगों के द्वारा दिए गए दान का उपयोग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए। और बड़े पैमाने पर 90-95% जो मुसलमान भाई हैं उनके बीच इस संपत्ति का सदुपयोग हो, उनके हित में हो, इसके लिए सरकार ने कानून बनाया है। पूरे तौर पे धर्मनिरपेक्षता की बात है। कोई मस्जिद के प्रबंधन में अगर कोई दखल देने की बात होती तब इस तरह का आरोप सच होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कमेटी की रिपोर्ट को सरकार को लागू करना चाहिए, इतना दिन से पेंडिंग में है। अब एक साथ कितनी बातों के लिए होने तो दीजिए। पहले एक काम सच्चर कमीशन के हिसाब से सरकार ने शुरू किया है, इसी पर कलेजा इन लोगों का फट रहा है। देखिए कलेजा इन लोगों का फट रहा है इसलिए कि वोट बैंक इनका अब खिसक जाएगा। ये जो मुसलमान भाइयों को गुमराह करके वोट बैंक समझते रहे हैं, अब इनका वोट बैंक वहां भी नहीं रहने वाला है। तो कलेजा इनका फटना शुरू हो गया है। अब एक ही बार आप जो कह रहे हैं सब कुछ हो जाए तो
कलिया कहाँ चला जाएगा, तो थोड़ा तो अभी ये भी कह रहे हैं सर कि मंडल वाले हिंदुओं के खिलाफ है, मंडल वाले हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ एनडीए काम कर रही है, भाजपा काम कर रही है। और आप कह रहे हैं कि गुमराह किया जा रहा है। मंडल वाले हिंदुओं मैंने दलित ओबीसी आपको उनको निशाने पे अगला निशाना लेने की तैयारी है एनडीए। अरे भैया, हमने कहा ना कि उनका वोट बैंक जो मुसलमान वाला है, जिसको आज तक दिया क्या है इन लोगों ने मुसलमान भाइयों को? सिर्फ यही कि आप वोट देते रहिए, किसी का भय दिखा करके वोट हमको चाहिए। अब यह काम नहीं होने दिया जाएगा। भारत की सरकार हो या राज्य की सरकार, समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए काम कर रही है। और जो आप कह रहे हैं पिछड़ा समाज की बात, मंडल कमीशन की बात जो कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री काल में मुख्यमंत्री रहते हुए जातीय जनगणना हुई है, जिसमें बिहार के सभी दल, राजनीतिक दल के लोगों ने सहयोग किया है। जो कानून पास हुआ सब लोगों ने सहयोग किया है। और जब लालू जी का शासन था 15 साल तक, उस वक्त उनको कुछ नहीं दिखा, न तो जातीय जनगणना दिखी और न बाकी आज जो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी उनको उस वक्त नहीं दिखा। और यही कारण है कि सिमटते सिमटते कहां चले गए। अब उनको परेशानी इसी बात की है कि अब तक जो माई समीकरण की बात करते रहे हैं, वह भी दरकने लगा है भारत सरकार और राज्य सरकार के कार्यों के कारण। अब चुनाव कहां से कौन लड़ेगा? आप आवेदक हैं क्या किसी क्षेत्र से कि इनको देखकर आपको भय हो रहा है? अगर आवेदक हैं आप, तो हम आपके सवाल का जवाब दें। कितने सीटों पर दावा करेगी चुनाव में? कितने सीटों पर अच्छा, दावा जहां करना होगा वहां करेंगे ना। कर दिए होंगे ना सर। अब कर दिए होंगे, आगे करेंगे, कब करेंगे? तो जो भी करेंगे या कर दिए वहां ना, यहाँ करने से क्या फायदा? बता दीजिए थोड़ा। क्यों बता दे? उससे हमारा नुकसान ही करवा दीजिएगा। तो हाल ही में जो एनडीए की बैठक हुई थी सीमावास पर, कैसी रही? कहा जो अमित शाह आए थे, नीतीश कुमार देखिए, अमित शाह जी आए थे, वह कोई वास्तव में बैठक के स्वरूप में नहीं था। मुख्यमंत्री आवास में जो मुलाकात हम लोग की, बैठक के स्वरूप में नहीं था। आए थे दिल्ली से माननीय गृह मंत्री जी, तो मिल बैठ करके हम लोग ने आपस में एक मिलने जुलने का, और स्वाभाविक रूप से चुनाव जब सामने है तो जहां इस तरह के लोग बैठेंगे तो चर्चा चुनाव की होगी। लेकिन अनौपचारिक चर्चा थी, कोई औपचारिक रूप में कोई एजेंडा नहीं था कि उस एजेंडा पर बहस हो, कोई डिसीजन हो, ऐसा नहीं था। कहा जा रहा है कि सीट की संख्या आप लोगों ने बता दी है अमित शाह को। अच्छा, आप तो इतने सीनियर हैं श्रीकांत जी, वहां 20-25 लोग थे। आप लोग को लगता है कि सीट की संख्या इत्यादि 20-25 लोगों के बीच में चर्चा होगी? तो फिर इस पर कहाँ कोई प्रश्न पैदा होता है? कोई चर्चा वहां नहीं हुई थी। एनडीए एकजुट है इसमें वक्फ के मुद्दे पर, बिहार के चुनाव को लेकर के? 100% से ज्यादा एकजुट है हम।